हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए भाई। एक तो अ, मेरी आवाज़ आ रही है? मनोज शर्मा, आवाज़ आ रही है भाई? हमेशा हमेशा आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। हमेशा? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि टेस्टिंग के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे थे, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के रेफरेंस में हमने डिस्कस किया कि इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग और बीवीए, जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है वो हमने डिस्कस किया था। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये हमने डिस्कस कर लिया था एग्जांपल के साथ कि भाई किस तरीके से पार्टिशनिंग के अंदर, इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, और किस तरीके से वो पार्टीशन किए जाते हैं और अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। और जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था उसका कि भाई किस तरीके से क्लासेस को लिया जाता है। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है वो भी हमने देखा था कि बाउंड्री के ऊपर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बाउंड्री के ऊपर गलती रहने के पूरे चांसेस रहते हैं कि कोई भी चीज़ है जो बाउंड्री के ऊपर हो सकता है मिस हो गई हो। तो इसके अंदर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, मुझे याद है। जैसे जैसे ये बाउंड्री वैल्यू जो हमने ली थी, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको, जो बाउंड्री वैल्यू जो हमने ली थी, जैसे कि ये रेंज है, अगर हमें कोई रेंज है उसकी बाउंड्री वैल्यू जैसे हम किस तरीके से लेते हैं, तो ए जो है रेंज के अंदर ए खुद है, तो ए से जस्ट ए खुद, ए से जस्ट पहले, ए के जस्ट बाद में। इसी तरीके से सेम बी, बी के ऊपर बी, बी से जस्ट पहले और बी के बाद में। इस तरीके से अपन बाउंड्री वैल्यू लेते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग है वो हमने देखा था। ठीक है, ये सारे हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, सारी की सारी चीज़ें। अब ये तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग था। अब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है, उसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें आती हैं वाइट बॉक्स के अंदर, वाइट बॉक्स का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये हम डिस्कस करेंगे कि भाई वाइट बॉक्स है, ये वाइट बॉक्स का क्या मतलब है, वाइट बॉक्स क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को हम। तो मुझे कोई एक कैंडिडेट है जो बताएगा, आरती शर्मा बताएगी। आरती, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जैसे ये तो सारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है आरती? आरती, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का नाम सुना आपने? देखिए, दो टेस्टिंग टेक्निक है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो हम ब्लैक बॉक्स इतने दिन से डिस्कस कर रहे थे कि ब्लैक बॉक्स के अंदर इक्विलेशन, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और ये सब डिस्कस कर रहे थे। व्हाइट बॉक्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या चीज़ आती है। मैं बता चुका हूँ इस बारे में आपको, मैं इस बारे में आपको बता चुका हूँ, और हम इसको अभी और भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप क्या मुझे आइडिया बता सकते हैं? नहीं सुनाई दे रही, आवाज़ नहीं आ रही। अंजलि बताएगी, अंजलि जायसवाल। यस सर। अंजलि, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं अपन? तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो कोड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। इंटरनल जो सोर्स कोड जो अपन लिखते हैं वो ट्रांसपेरेंसी होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, उसको देख सकते हैं हम। ठीक। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बीच में, हाँ वेरी गुड, सब लोग म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग। आरती म्यूट कर लीजिए, हाँ।
व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्लैक बॉक्स के अंदर इंटरनल कोड दिखता नहीं है, तो जो इनपुट आउटपुट के ऊपर बेस्ड रहता है, इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या दे रहे हैं, तो ये सारी चेकिंग जो होती है वो चेकिंग होती है जैसे कि अलग अलग क्लास बना के, जैसे इसमें इनपुट जो है उसके थ्रू ही चेक करते हैं कि क्या इनपुट क्या आउटपुट दे रही है। तो इसीलिए हमने जो एक अलग अलग ये इनपुट को डिवाइड किया है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के अंदर और बाउंड्री वैल्यू के अंदर। भाई इनकी वैल्यू डाल डाल के हमने चेक की वहाँ पर कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है इनका, क्या वही आउटपुट आ रहा है जो आना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन ये वाइट बॉक्स के अंदर क्या होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होती है, हमको दिखाई देती है, पता चलता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का अगर हमें नॉलेज है तो हम देखेंगे कि इंटरनल कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाई नहीं दे रहा। तो इंटरनल का अगर हमें पता है तो हमें पता होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ किस किस चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है, सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। ठीक है। तो हम व्हाइट बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, व्हाइट बॉक्स के अंदर देखिए बेसिकली जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट बॉक्स में हम स्टेटमेंट कवरेज को लेते हैं कि जो जो स्टेटमेंट है वो कवर हो रहे हैं, सारे स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। ब्रांच कवरेज को लेते हैं, जितनी ब्रांचेज हैं, जो जो ब्रांच हमने प्रोग्राम के अंदर बनाई हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमने ब्रांच बनाई है उस प्रोग्राम के अंदर वो सारी की सारी ब्रांचें कवर करते हैं। कंडीशन को लेते हैं, उन कंडीशंस को चेक करते हैं कि क्या वो कंडीशन सही है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। कंडीशन सारी आती हैं उसके अंदर, जैसे इफ एल्स के अंदर अपन कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन वाइल के अंदर डू वाइल वाइल एक्स ग्रेटर देन 10, वाइल एक्स लेस देन 10, तो कंडीशन चेक की जाती हैं। इसी तरीके से स्विच केस के अंदर और सारे सारे केसेस के अंदर कंडीशन को चेक किया। पाथ कवरेज, एवरी इंडिविजुअल पाथ विल बी कवर्ड एंड चेक्ड। हर पाथ को चेक किया जाता है कि वो पाथ सही है नहीं है। और इस पाथ कवरेज के अंदर पाथ को जब कवर किया जाता है तो इसके अंदर एक आता है मैककैब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैककैब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो निकाली जाती है पाथ्स के थ्रू, इंडिपेंडेंट पाथ्स के थ्रू। किस तरीके से निकालते हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार फिर से डिस्कस कर लें कि व्हाइट बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट, ब्रांच, कंडीशंस, पाथ, ये सारे सारे के सारी चीज़ें हैं, ये कवर होती हैं। क्यों होती हैं? स्टेटमेंट का पता होता है कि स्टेटमेंट क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रही है। ब्रांच का पता होता है कि ब्रांच कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, वो अभी अपन देख लेंगे। कंडीशंस कौन कौन सी है, हर कंडीशन को चेक किया जाता है कि भाई कंडीशन सही है या नहीं है, हर कंडीशन को चेक करते हैं। पाथ कवरेज, जितने जितने पाथ कवर हुए हैं, कौन कौन से पाथ कवर हुए हैं, किस किस तरीके से कवर हुए हैं, वो सारे के सारे चेक किए जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को शायद आई होप समझ में आई होगी। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर इज विजिबल बाय आवर साइड, हमको एकदम उस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है, इसलिए सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग को बेसिस पाथ टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास टेस्टिंग भी कहते हैं, बेसिस पाथ टेस्टिंग भी इसके अंदर आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो बेसिस पाथ टेस्टिंग है, बेसिस पाथ टेस्टिंग, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग ही है, जो कि पाथ, जैसे जो पाथ है जिसकी हम बात करें बार बार, हर पाथ को चेक किया जाता है, वो सारी चीज़ें बेसिस पाथ टेस्टिंग है। इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं हम, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जब भी कोई फ्लो चार्ट आप बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट के अंदर आपको सब कुछ चीज़ें पता रहती हैं। अच्छा, इसमें ये बनाया आपने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो आपको पता रहेगा कि इसमें किस तरीके से हमको जाना है, कौन कौन से पाथ्स हैं, या फिर जो आपने दो नाम सुने होंगे, दो नाम आपने सुने होंगे, डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो। डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो, तो वो जो टेस्टिंग है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ही है। डेटा फ्लो के अंदर तो क्या आता है, देखिए कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या आता है, कंट्रोल का फ्लो, कि कंट्रोल किधर किधर जा रहा है, कि भाई अगर ये कंडीशन सही है तो इधर जाना है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो इधर जाना है उनको, तो उस पूरी चीज़ों को चेक किया जाता है। डेटा फ्लो के अंदर डेटा को चेक किया जाता है, उनके अंदर जो जो डेटा है, भाई जो डेटा जिस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो वाइट बॉक्स के अंदर आती हैं। वाइट बॉक्स के अंदर इसलिए आती हैं क्योंकि कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का बिल्कुल नॉलेज है।
तो नॉलेज है तो हम देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें कि भाई स्टेटमेंट कवरेज और ये सब चीज़ें अगर हम डिस्कस करते हैं तो जैसे हम स्टेटमेंट कवरेज की बात करते हैं, स्टेटमेंट जो कवरेज है उसके अंदर पहली बात तो कि जैसे स्टेटमेंट कवरेज के अंदर लेंगे क्या, स्टेटमेंट कवरेज का मतलब क्या, स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, मतलब हमने एक फ्लो चार्ट बनाया उसमें स्टेटमेंट लिखा है ये दिस, जो भी अपन ने मान लो एग्जीक्यूट करा रहे हैं जितने भी स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट को एक बार चेक किया जाएगा कि कहीं उन स्टेटमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उनको चेक किया जाएगा कि वो स्टेटमेंट प्रॉपरली टेस्टेड है, मतलब टेस्ट किया जाएगा उनको कि टेस्टिंग उनकी सही आ रही है या नहीं आ रही। तो वी नीड टू राइट द टेस्ट केसेस दैट कवर ऑल द नोड इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। मतलब हमको क्या करना है, हमको सारे के सारे केसेस लिखने हैं जिनके अंदर हर स्टेटमेंट कवर हो। और यहाँ पे स्टेटमेंट को एक नोड कहा गया है, नोड, नोड एक स्टेटमेंट है जो कि ये बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर नोड है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज द कोड दैट हैज नेवर बीन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग में कंटेन्स एरर। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि एरर आ कहाँ रही है, तो कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम चेक ही नहीं करते हैं। तो अगर हम किसी स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर एरर भी हो सकती है क्या, तो उन स्टेटमेंट को भी चेक किया जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट से डायरेक्टली मतलब है नोड से, नोड से। तो जैसे कि ये एग्जांपल देखिए आप इसके अंदर, अब देखिए आप इसके अंदर ये एक एग्जांपल है, ये एक आपका जो फ्लो डायग्राम है, इस फ्लो डायग्राम के अंदर आप काफ़ी सारे नोड्स देख पा रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नोड है। इसमें देखिए आप किस तरीके से लूपिंग चल रही है, ये भी आपको पता चला, 1 1 से 2, 2 से फिर आप डायरेक्ट बाहर भी जा सकते हैं ये इधर की तरफ। ठीक है, 2 से एग्जिट भी हो सकते हैं, या फिर 1 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो, 4 वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद फिर वापस से 2, फिर 2, फिर देखिए आप 2 के ऊपर आपके पास दो ऑप्शन है, वापस से 2 के ऊपर आप लोग बाहर भी जा सकते हैं एग्जिट, और 2 के ऊपर वापस से भी आप सेम इसी तरीके से 3 पे आ सकते हैं। तो 2 भी जो कंडीशन है वो चेक हो रही है बार बार। तो आप अभी हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें, तो हर एक नोड एक स्टेटमेंट है, हर नोड को चेक किया जाएगा, हर नोड को चेक किया जाएगा कि भाई उस पर्टिकुलर नोड को कि भाई ये नोड सही है क्या, ये नोड ये स्टेटमेंट सही है क्या, उस नोड को चेक करने के बाद हमें रियलाइज होगा कि हाँ भाई हमने सारा चेक कर लिया। तो ये स्टेटमेंट कवरेज इसको हम बोलते हैं, हर नोड को। जैसे आप लोगों ने जो प्रोग्राम लिखे हैं, सी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं आप लोग, तो आपको पता होता है कि स्टेटमेंट क्या होता है, लूप क्या होता है, कंडीशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हालांकि आपको सारा पता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए कुछ जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टेटमेंट जो हमने कवर किए हैं इसके अंदर हर चीज़ चेक होगी, हर चीज़ इसके अंदर चेक होगी, भाई नोड 1 के अंदर क्या चीज़ है, 2 के अंदर क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 6 में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर चेक होंगी कि भाई ये स्टेटमेंट। अब इंडिविजुअल इनकी बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल इनकी बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम लूपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लूपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट कवरेज के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रांच कवर की, तो ब्रांच कवर के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच कवर की जाती है। ब्रांच के अंदर जैसे कि एक पर्टिकुलर ये इसके अंदर पर्टिकुलर एक ब्रांच हम ले लेते हैं कि भाई ये ब्रांच जैसे हमने ली है, जैसे कि इसके अंदर हमने कहा कि जैसे टेस्ट केस इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम 1 टू, ये एक ब्रांच हमने ले ली, 1 और 2 ये ब्रांच हमने ले ली। फिर जैसे कि इसके अंदर हमने एक और केस जनरेट किया, 1 2 3 4 5 7 8 और 2, 2 के बाद इसको एग्जिट भी करा सकते हैं। फिर
वापस से इसको 2 के बाद जैसे कि इसने यहाँ पे दूसरा केस लिया, इसमें देखिए इसमें वापस से रिपीट किया है इसको, इसमें रिपीट किया है 2, वापस से 1 2 3 4 5 7 8, फिर 2, फिर 3 4 5 7 8 और 2, फिर बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसके अंदर इसने इस ब्रांच को कवर किया है, एक तो ये वाली ब्रांच को कवर किया है, एक ये वाली ब्रांच को कवर किया है, लेकिन इसमें एक ब्रांच फिर से रह गई है। इसमें कौन सी ब्रांच रह गई है? इसमें ये फॉल्स वाली ब्रांच रह गई है, इसको चेक ही नहीं हुई है ये ब्रांच। ठीक है, तो ये ब्रांच भी चेक होनी चाहिए। तो ब्रांच कवर के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रांच कवर के अंदर जैसे कि हर एक इंडिपेंडेंट ब्रांच चेक की जाती है कि भाई ये ब्रांच भी चेक करनी है, कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या जो भी ब्रांचेज है वो सारी की सारी ब्रांच चेक की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके अंदर भाई उसकी जो है टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं और चेक किए जाते हैं। सेम जो जैसे कि ब्रांच कवरेज के अंदर अपन क्या क्या लेते हैं, देखिए इसके अंदर जो टेस्ट केसेस लिखते हैं, दैट कवर्स ऑल द ब्रांचेज ऑफ द प्रीडिकेट नोड। ठीक है, जो प्रीडिकेट नोड हैं वो हम डिस्कस करेंगे भाई। प्रीडिकेट नोड क्या होते हैं? प्रीडिकेट नोड मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रीडिकेट नोड वो नोड होते हैं जिनसे कम से कम 2 ब्रांच निकलती हैं, 2 एरो निकलते हैं, वो प्रीडिकेट नोड होते हैं। तो प्रीडिकेट नोड की सारी ब्रांचें चेक की जाती हैं। ठीक है, प्रीडिकेट नोड वो होते हैं जिनसे 2 एरो निकलते हैं, 2 ब्रांच निकलती हैं हर नोड से। जैसे इनमें जैसे देखिए 2 एरो निकलते हैं। अनीशा, अनीशा मुंदड़ा, अनीशा, अनीशा, मेरी आवाज आ रही है अनीशा आपके पास? यस सर। अनीशा, प्रीडिकेट नोड मैंने जो बताया वो समझ आया? प्रीडिकेट नोड वो होता है जिसमें से कम 2 एरो निकलते हैं, 2 एरो निकलने जरूरी है। प्रीडिकेट नोड क्या होता है, आपने मैंने जो बोला वो सुना आपने? प्रीडिकेट नोड वो नोड होते हैं जिनमें से 2 एरो निकलते हैं। 2 प्रीडिकेट नोड है क्या, ये बता सकते हैं आप मेरे को? 2 आपको दिख रहा है डायग्राम? यस सर। 2 एक प्रीडिकेट नोड है क्या? सर आई हैव जस्ट जॉइन, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ाया ठीक है, 2 मिनट ठीक है, पहले। ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि ब्रांच जितनी भी होती हैं उनको सबको कवर किया जाता है ब्रांचों को। तो ब्रांचों को जैसे अगर सिंपल ब्रांच होती तब तो ठीक है, ये हो गई, जैसे ये 1 2 और बाहर एग्जिट। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रीडिकेट्स नोड हैं तो इसके अंदर ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी। प्रीडिकेट नोड वो नोड होते हैं जो कि दो पार्ट जिसके अंदर उस नोड से दो दो एरो निकलते हैं या 2 से ज्यादा एरो निकलते हैं। जैसे 2 है, 2 इसमें से देखिए कितने एरो निकल रहे हैं, आ कितने रहे हैं, नहीं निकल कितने रहे हैं। ये एक तो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है एक एरो, और एक ये एरो निकल रहा, 2 एरो निकल रहे हैं। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इसमें 2 ब्रांचें बन रही हैं। यहाँ पे 2 ब्रांच इस नोड पे बन रही है, ये 2 ब्रांचें बन रही है। तो 2 ब्रांच बन रही है मतलब इसकी हर ब्रांच को चेक किया जाता है। तो इसलिए एक टर्म आई है प्रीडिकेट नोड। प्रीडिकेट नोड वो होते हैं जिनमें कम से कम 2 एरो निकलते हों, वो प्रीडिकेट नोड होते हैं। ठीक है, तो वो सारे की सारी ब्रांचें चेक की जाती हैं। तो ये टर्म है प्रीडिकेट नोड, वो आप ध्यान रखिएगा, प्रीडिकेट नोड आगे काम आएगी। ठीक है, धीरज, धीरज बताएगा, धीरज। यस सर। धीरज, प्रीडिकेट नोड समझ में आया? प्रीडिकेट नोड क्या होता है? हाँ सर, जिसमें से 2 ब्रांचेस निकलती है। बस अब आइंदा मैं पूछूंगा, कभी भी पूछूंगा किसी से भी कि भाई ये नोड प्रीडिकेट है, तो डायग्राम देख के बता सकते हो ना आप कि हाँ ये प्रीडिकेट है। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए जैसे कि ये तो ब्रांच जो कवर है उसके अंदर जो हम देख रहे थे ब्रांच कवर के अंदर, तो ब्रांच कवर के अंदर सारी की सारी चीजें वो देखी जाएंगी। ट्रू और फॉल्स ब्रांच, अगर इफ लूप है तो, इफ लूप है तो देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स ब्रांच। ठीक है, कि भाई ट्रू वाली ब्रांच भी चेक की जाएगी, फॉल्स वाली ब्रांच भी चेक की जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि कोई दूसरी कोई लूपिंग है, तो लूप है तो उसकी ब्रांचें भी चेक की जाएंगी। द टू ब्रांच करस्पॉन्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द लूप, वो भी चेक की जाएंगी। और अगर कोई स्विच स्टेटमेंट है,
अगर कोई स्विच स्टेटमेंट है तो स्विच के अंदर हम स्विच केस हमने खूब सारे पढ़े हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हर केस को चेक किया जाएगा, क्योंकि हर केस उसकी एक ब्रांच है। तो स्विच एक्स, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ और डिफॉल्ट केस, ये सारे के सारे केस है। तो एवरी ब्रांच विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो उससे पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो ये ब्रांच कवर के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजें, जैसे कि स्टेटमेंट कवरेज डज नॉट इम्प्लाई ब्रांच कवरेज। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए बिल्कुल बहुत ही ध्यान से। मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट कवर के अंदर तो नोड कवर आता है, नोड, हर नोड को चेक किया जाना जरूरी है, हर नोड को, कि भाई ये नोड सही है या नहीं है। ब्रांच कवर के अंदर पूरी ब्रांच को चेक किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कवर होने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि ब्रांच कवर होगी। ठीक है, जैसा कि हमने इसके एग्जांपल में देखा है कि भाई किस तरीके से क्या होता है। तो नोड कवर के अंदर तो जैसे ये नोड कवर हो गया, इस नोड को चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं अपन। उसके अंदर पर्टिकुलर कोई जरूरी नहीं है कि अपने हर ब्रांच को चेक किया हो। ठीक है, तो लेकिन ब्रांच कवर के अंदर ये जरूरी है, ब्रांच कवर में जरूरी है कि हर ब्रांच को चेक किया जाए। हर ब्रांच का मतलब ब्रांच कहाँ से शुरू होगी? ब्रांच शुरू होगी प्रीडिकेट नोड से। अगर प्रीडिकेट नोड है इसका मतलब ब्रांच है। प्रीडिकेट नोड वो होता है जहाँ पे दो जगह डिवाइड हो जाती है, दो जगह डिवाइड हो जाती है। जैसे कि इफ कंडीशन के अंदर इफ ट्रू है तो इधर बोल सकते हैं इस तरीके। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे कि हम कंडीशंस की बात करते हैं, बात करते हैं हम, जैसे कि स्टेटमेंट कवरेज और ब्रांच कवरेज देखा। जैसे कंडीशन कवर की बात करते हैं हम, कंडीशन कवरेज, कंडीशन को कवर करना और पाथ को कवर करना। ठीक है, तो कंडीशन कवर के अंदर जैसे कि हमने काफ़ी सारी कंडीशंस देखी, जैसे कंडीशन सारी इफ वाली, डू वाइल वाली, और ये सारी कंडीशन स्विच की, जैसे कि जो जो कंडीशंस हमारे पास हैं, जैसे कि कंडीशन के अंदर, जैसे कि स्विच के अंदर तो अपन जो एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो जो कंडीशंस होती हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 देन दिस, एल्स दिस, तो जो कंडीशन है, सिर्फ ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रांच सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा तो वो कंडीशन कवर के अंदर आएगा। और अगर हम पाथ को चेक करेंगे कि पर्टिकुलर हर पाथ को, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्रांच और पाथ, ब्रांच अलग चीज है, ब्रांच के अंदर दोनों जैसे ब्रांच चली, पाथ के अंदर क्या आएगा, पाथ कवरेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे कि ये एक जैसे हम सिंपल डायग्राम को देखते हैं, जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं, पाथ की बात करते हैं, तो पाथ कौन कौन सा होगा? तो देखिए कितने सारे पाथ होते हैं, खूब सारे इसके अंदर पाथ हैं। जैसे कि ये रहा 1 to दिस, ये एक पाथ हो गया। 1 to दिस, एक ये पाथ होगा 1 2 3 4 6 7 8 2 बार। एक हो गया 1 2 3 4 5 7 8 2 बाहर। एक हो गया 1 2 3 4 5 7 8, फिर वापस से 2 3 4 5 7 8, फिर 2, फिर बार। इस तरीके से ऐसे और भी खूब सारे पाथ हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें पाथ कवरेज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो पाथ कवरेज के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या बात है अनीशा, क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या भाई? आवाज़ नहीं आ रही है सर क्या यार भाई? हाँ अब आ रही है ना क्लियर? ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ ठीक है। अब इसके अंदर एक ओके ओके, हाँ, अब ठीक आ रही है भाई? कोमल, कोमल अब क्लियर है? कोमल शर्मा आवाज आ रही है अब? आवाज वॉल्यूम क्या कम है क्या? हेलो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
ठीक है, आई होप आवाज़ अभी आप लोगों को क्लियरली सुन रही होगी। ठीक है, अगर नहीं आए तो बता देना भाई। दिव्यांशी, दिव्यांशी आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? की आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी देखिए जो हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, जो हम अभी पाथ की बात कर रहे थे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पहले तो क्या चीज़ होती है, एक आपके जो दिया हुआ है मैककेबे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, आज हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता है ये क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकाली जाती है मैं एक बार बताऊंगा। मेरे को आप लोग एकदम क्लियरली डायग्राम को देखना, हर चीज़ को समझना, आपके 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सर। सबसे पहली चीज़ की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ क्या होती है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक होता है जो कि क्वांटिटिव मेजर ऑफ द लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम होती है। मतलब एक उसकी एक जो नंबर के अंदर हम निकालते हैं उसको कि भाई ये नंबर है, ठीक है। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक नंबर में दी जाती है कि जैसे 3, 4, 5, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उसको हम बोलते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंडिपेंडेंट पाथ जो हैं उन पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट पाथ क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पाथ वो होते हैं जो कि अपने आप में एक अपना अलग पाथ है। इस तरीके से कि भाई जैसे हम डिस्कस करते हैं, ये एक फ्लो चार्ट है, जैसे जैसे ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। अब इसके अंदर देखिए आप, इसमें आपको इसमें देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको काफ़ी सारे नोड्स दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5 और 11, ये नोड हैं, अलग अलग नोड्स हैं। अब देखिए ये 2, 3 को एक साथ इसलिए लिख दिया गया है, देखिए आप इसमें जैसे ये 1 है 1, ये 2 और 3 ये दोनों एक ही जगह सीक्वेंस में है, तो 2 और 3 को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया, ये 2, 4 और 5 ये दोनों सीक्वेंस में है, 4 और 5, तो इसलिए ये 4 और 5 को एक साथ लिख दिया गया। ये फ्लो चार्ट है भाई, फ्लो चार्ट, और इसको ये नोड में रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये फ्लो चार्ट है, देखिए आप, ये कोई एक फ्लो चार्ट है ये वाला। इसमें से ये नोड बना दिए, 1 का एक नोड है, फिर ये एक नोड बना दिया, 2 और 3 दोनों सीक्वेंस में है, फिर एक 6 नोड बना दिया, एक 7 बना दिया, एक 8 बना दिया, एक 9 बना दिया, एक 10, एक ये 4 और 5 को कंबाइंड कर दिया, ठीक है, और एक ये 11, ये नोड, ये देखिए इस तरीके से ये पूरे के पूरे ये नोड बना दिए गए, ये बिल्कुल नोड। अब देखिए आप कि हमको निकालनी है इसके अंदर पाथ कौन कौन से हैं। एक बार हम अगर डिस्कस करें, जैसे कि पाथ की डिस्कस करें कि भाई पाथ कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो इसमें अगर हम पाथ की बात करें तो देखिए कुछ पाथ्स जो हैं, जैसे कि 1 और 11 ये एक पाथ है। ये आपको कहाँ से पता चलेंगे पाथ, ये देखिए यहाँ पे गए, ये यहाँ से आए आप, ये 1 और फिर ये 11 येलो, एक पाथ तो ये हो गया। और भी बहुत सारे पाथ हैं। पाथ जैसे यहाँ से गए, ये यहाँ से आए आप, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये 10 और फिर ये बार, और ये बार, एक ये पाथ है, अलग अलग पाथ। और पाथ कौन कौन से, ये यहाँ से आए आप, फिर 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, फिर वापस से इधर, और ये 1 और फिर 11, ये पाथ है। तो इसमें खूब सारे पाथ हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे पाथ हैं जो हम निकाल सकते हैं। हर पाथ एक अपनी एज बनाता है। एज मतलब जैसे इसकी ये एज है, एज, ये एक एज है, ये रही एक एज, ये एज है, ये एज है, ये सारी एज। तो देखिए हमको इसके अंदर हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाह रहे हैं। ये डायग्राम तो हमने खूब बनाए हैं, फ्लो चार्ट हमने खूब बनाया। मान लो ये डायग्राम दिया हुआ है हमको, तो इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है भाई। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहली बात तो नोड जो हैं, जैसे एक तो ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नोड। तो जो इसके अंदर जो नोड है वो टोटल नोड है, इसके अंदर टोटल नोड है 9 नोड्स, 9 नोड्स, ठीक है। आप लोगों को एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप देखें ना।
एक मिनट भाई, ठीक है। देखिए इस डायग्राम के अंदर टोटल कितने नोड हैं ये आपको बताने हैं। इस डायग्राम में कितने नोड हैं, तो इस डायग्राम में हर्षिता, मेरी आवाज आ रही है हर्षिता के पास? हर्षिता सेठिया, हर्षिता मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। हर्षिता ये डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियरली? यस सर। ठीक है, इस डायग्राम में कितने नोड दिखाई दे रहे हैं आपको? इस डायग्राम में आपको कितने नोड दिखाई दे रहे हैं, आप एक बार देखिए, काउंट कर लीजिए आराम से आप, कितने नोड आपको दिखाई दे रहे हैं? सर 8। एक बार आराम से सब लोग काउंट कर लीजिए भाई, सब लोग काउंट कर लीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए मेरे को कि इस डायग्राम में कितने नोड हैं, ये मुझे आप लोग बताएंगे। नोड कितने हैं इस डायग्राम में? हर्षिता आप भी काउंट कर लीजिए, इस डायग्राम में कितने नोड हैं ये आपको बताने हैं। और इस डायग्राम में मैंने अभी अभी हालांकि बता भी दिया आप लोगों को, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, हेमू बताएगी। हेमू, हेमू, हेमू डायग्राम क्लियर दिख रहा है? यस सर। कितने नोड है हेमू इसमें? सर 9। वेरी गुड, वेरी गुड, 9 नोड है, क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, 1 ये रहा, फिर ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों को पता है सर्किल वाले नोड होते हैं, इस सर्किल ही तो काउंट करने हैं। अब सब लोग मेरे को एज बताएंगे, इस डायग्राम में कितनी एज है, कितनी एज है ये मेरे को काउंट करके बताएंगे सब लोग। इस डायग्राम में एज काउंट करो भाई, कितनी एज है इस डायग्राम के अंदर वो मुझे बताओ, कितनी एज है इस डायग्राम में। एक एक एज को काउंट करो, हर एज को काउंट करो आप लोग इस डायग्राम के अंदर, ये बताओ मेरे को। देखिए आप लोग काउंट करिए सब। अब मैंने भी काउंट कर लिए भाई, मैंने भी काउंट कर ली है। अब आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है कि इसके अंदर एज बतानी है और इसके अंदर नोड बताने हैं। और मैंने भी काउंट कर लिए। अब नाम, हाँ वेरी गुड लिख रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है। श्रेया अग्रवाल 11 एज, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। विशाल, विशाल शर्मा, विशाल, यस सर। विशाल यस ये क्या सर। लिखा है, 9 नोड है या एज है? नोट सर। नोड, ठीक है, हाँ 9 नोड है, एज नहीं है, एज 11 है। काउंट करो आप एक बार, हर एज को काट के क्रॉस करके चेक कर लो, चाहे जैसे ऐसे क्रॉस कर लो एज को, कितनी एज है। तो ये दो यस सर चीज़ें 11। आपके समझ में आ गई होंगी। देखिए टोटल जो नोड है वो है 9, टोटल एज है वो है 11। बोलो भाई, इन दोनों, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपके? एज कितनी है और नोड कितने हैं, ये आपके क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल, आपने काउंट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना? प्रियांशी काउंट कर लिया ना? प्रियांशी यस सर। काउंट कर लिया ना, नोड कितने और एज कितनी है? यस सर। नोड कितने हैं? सर नोट 9 है और एजेस 11 है। वेरी गुड, बस एक चीज और काउंट करनी है सबको, प्रीडिकेट नोड। प्रीडिकेट नोड काउंट करने हैं भाई सबको, इसमें कितने प्रीडिकेट नोड हैं। अब सब लोग प्रीडिकेट नोड काउंट करो। अब मैं फिर से बताऊंगा प्रीडिकेट नोड क्या होते हैं।
तो प्रीडिकेट नोड वो नोड है जिनसे एक से ज्यादा एज निकल रही है, एक से ज्यादा एज निकल रही है, निकल रही है न कि आ रही है। मैं आपको फिर से बता दूं, एक से ज्यादा एज निकल रही है उनको प्रीडिकेट नोड कहेंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल शायद बता रखे हैं मेरे हिसाब से, नहीं नहीं इसमें नहीं दिया हुआ एग्जांपल प्रीडिकेट नोड का। अब इसमें प्रीडिकेट नोड बताएंगे। अगर आपको ये चीज आ गई तो आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके सारे मेथड आ जाएंगे। ये तीन चीजें आपको आनी है, एज कितनी है, नोड कितने हैं, प्रीडिकेट नोड कितने हैं, ये आपको बताना है। प्रीडिकेट नोड कितने हैं ये आपको बताना है। वो नोड जिनसे एक से ज्यादा एज निकल रही है, बस वो, न कि आ रही है, आने वाली काउंट नहीं करनी है, निकल रही है वो एज आपको बतानी है। प्रीडिकेट नोड के लिए अविचल ने बताया है 3, इसमें से एक तो 1 प्रीडिकेट नोड है, अच्छी बात है। ये देखिए 1 से कितनी एज निकल रही है, ये निकल रही है और एक ये निकल रही है, तो 1 एक प्रीडिकेट नोड हो गया भाई, वेरी गुड। इसके अलावा प्रीडिकेट नोड 2 3 को बताया, इसमें से एक ये एज निकल रही है और एक ये एज निकल रही है, ये भी सही बात है। एक प्रीडिकेट नोड बताया गया है 6, ये एज निकल रही है और एक ये एज निकल रही है, ये भी अच्छी बात है। क्या इसके अलावा और कोई प्रीडिकेट नोड है? ये जो 3 जो नोड बताए हैं ये ठीक है, वेरी गुड। हर स्टूडेंट ने बहुत ही सही और सटीक आंसर दिया है, बिल्कुल ही 3 प्रीडिकेट नोड है। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पलक 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 यस सर। पलक, ये प्रीडिकेट नोड कितने हैं इसमें? 3। वेरी गुड, पता चल गया ना कौन कौन से हैं? हाँ हाँ सर, पहले एक वाला काउंट नहीं किया था इसलिए। गुड गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आप एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम को, ध्यान से देख के फिर आराम से काउंट करिए। हो सकता है अगर किसी के देखिए कई बार हो सकता है मोबाइल में आप लोग चला रहे हो, क्लियरिटी नहीं हो, तो आप मुझे बताइएगा। अगर वॉइस को लेके कोई प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, हो सकता है ऑनलाइन के अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, आप मेरे को बताइए। अब देखिए मैं आपको एक जल्दी से ये सारा कर देता हूँ। देखिए अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, सीधा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाइए, ये निकाल दिया हमने, ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ये देखिए आप सबसे पहले, ये देखिए आप, ये फॉर्मूला दिख रहा है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का, E माइनस एन प्लस टू, ई माइनस एन प्लस टू। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, जल्दी से बताइए, एज कितनी है, एज कितनी है, जल्दी से इसके अंदर चैट बॉक्स में मेंशन करिए। E माइनस एन प्लस टू की वैल्यू क्या होगी, E माइनस एन प्लस टू। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला है E माइनस एन प्लस टू। यहाँ पे E क्या है, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है मैं आपको बता दूं 11, एज 11, और N कितने हैं नोड 9 और प्लस 2, ये हो गया भाई, ये कितना हो गया, कितना हो गया 4, ये लो 4। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 में, E माइनस एन प्लस टू। टोटल एजेस हमने काउंट कर ली 11, नोड काउंट है और प्लस 2, ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है। ये 4 आ गया आपके आंसर, ठीक है, आई होप सबके आ गया हो। अब एक और देखिए नीचे तुरंत देखिए आप, दूसरा फॉर्मूला है P प्लस वन, P प्लस वन, P प्लस वन है प्रीडिकेट नोड। प्रीडिकेट नोड कितने हैं भाई इसके अंदर, प्रीडिकेट नोड कितने हैं इसके अंदर, ये देखिए ये प्रीडिकेट नोड, ये डायग्राम में दिख रहा होगा। प्रीडिकेट नोड कितने मिले अपने को, 3 प्लस 1 4। इसका क्या आंसर आया, 3 प्रीडिकेट नोड प्लस 1 4। येलो प्रीडिकेट नोड कितने, 3 प्लस 1 4 आंसर आया। तो इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला है P प्लस 1 प्रीडिकेट नोड प्लस 1 साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, एक फॉर्मूला है E माइनस एन प्लस टू, ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों से एक ही आंसर। एक और फॉर्मूला है इसके अंदर, टोटल देखिए आप, द नंबर ऑफ रीजन ऑफ द फ्लो ग्राफ। इस फ्लो ग्राफ के अंदर जितने रीजन है वो भी एक साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हैं। अब देखिए हम रीजन काउंट करेंगे इसके अंदर, ये आ जाओ वहां पे, ये आ गए वापस से, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो रीजन काउंट करो भाई, जल्दी रीजन काउंट करेंगे हम। एरिया रीजन, देखिए रीजन क्या क्या है, रीजन देखिए, एक तो जो क्लोज रीजन है, क्लोज रीजन, एक तो ये देखिए, एक ये रहा रीजन, एक ये रहा रीजन, ये रहा R1,
R1 रीजन है। एक रीजन देखिए, एक ये रहा R2, ये इस पूरे के अंदर R2, एक ये रहा रीजन R3, और एक ये वाला खाली वाला, ये इधर से खुल रहा है, ये बाहर का पूरा एरिया, ये R4। टोटल नंबर ऑफ रीजन है 4। तो इन तीन जो चीजें आपने देखी, इन 3 फॉर्मूलों में तीनों का आंसर 4 है। ये है हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। मैककेबे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे काउंट करते हैं। कोई डायग्राम आ जाए तो आप लोगों ने अगर गलत कर दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 3 फॉर्मूले आपको बता दिए, तीनों फॉर्मूलों से आपको करनी है, ठीक है। ये चीज, एक फॉर्मूला है E - n+2, एक है P+1 और एक है टोटल नंबर ऑफ रीजन। अब ये मेरे को सब चैट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, कि ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए या नहीं आए, मैककेबे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। 3 तरीके से बता दिया आपको, तीनों तरीके समझ में नहीं। किरण पारासर बताएगी, किरण पारासर। किरण, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आ गई? यस सर। कितनी तरीके से निकाल सकते हैं? 3। ठीक है, गलत तो नहीं करोगे ना एग्जाम में? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बार सब लोग अटेंडेंस बोलेंगे। अटेंडेंस बोलिए भाई। आरती शर्मा, सर। ठीक है। अभिषेक, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, अमन भट्ट, अमीशा, अनीशा मुंदड़ा, प्रेजेंट सर। ठीक है। अंजलि जायसवाल, प्रेजेंट सर। अविचल, प्रेजेंट। आयुषी, भास्कर शर्मा, चेतन, चिराग, दीपक व्यास, धीरज प्रजापति, यस सर। ठीक है। दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। गौरव, गुंजन शर्मा, प्रेजेंट सर। हरिता, यस सर। हर्षिता, हेमू, जयेश, केशव, किरण पारासर अभी तो दिख रही थी, प्रेजेंट सर। ठीक है। किशनलाल, कोमल शर्मा, यस कोमल सोनी, लक्ष्मिका, मनोज शर्मा, यस सर, प्रेजेंट। मनोज सुथार, मुस्कान शाह, नमन, नीलेश, नमन श्रीमाली प्रेजेंट है क्या? नीलेश, नितेश, पाक्षिक, पलक जैन, यस सर। ठीक है। पल्लव शर्मा, परमेश्वर, प्रहलाद, यस सर। प्रकाश, प्रियांशी, रौनक, यस सर। सांवरलाल, श्रेया अग्रवाल, प्रेजेंट सर। श्रेयांश, शुभम, शुभांशु, प्रेजेंट सर। सौरभ जोशी, सुमन झा, सूरज माली, टिंकू, सर। ठीक है। टिंकू, वैभव, विशाल शर्मा, प्रेजेंट सर। शिवेंद्रादित्य, यस सर। जाहिद, योगेश, मोहित सुखवाल, ठीक है भाई, मेरी तरफ से ओके है। और अटेंडेंस मैंने लगा दी है, मैं ध्यान भी रख रहा हूँ कौन आ रहे हैं। ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे, है ना? एक बार लास्ट टाइम मैं जिससे पूछूंगा वो मेरे को बताएगा। चैट बॉक्स में मेंशन करें भी तीनों तरीके समझ में आ गए क्या? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें ताकि मेरे को पता चलेगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया।
ठीक है, प्रहलाद के समझ में आ गया है, ठीक है, वेरी गुड, दिव्यांशी, आयुषी, कोमल, ठीक है, किरण, विश्वेंद्रादित्य, ठीक है, ठीक है, ओके भाई, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे बाकी, ठीक है।